इंडिया अभी दुनिया का सोप कैपिटल बनता जा रहा है। जो 150 रुपए में 1 किलो आ जाए, ये वो एप्पल नहीं। वैसे तो एक कहावत है कि जितना चादर हो उतने पैर पसारने चाहिए, लेकिन आज के दिन में भले ही सैलरी 30,000 हो, खर्चे 50,000 तक पहुंच जाते हैं। इवन कम सैलरी वालों पर भी आईफोन का इतना क्रेज है कि वो अपनी पूरी की पूरी सेविंग्स इस पर उड़ा देते हैं। बराबरी करने की सोच रहे हो? इसका चार्जर ही 5,000 का आता है। आईफोन भी ले ही लिया, सुना है लोंडिया आईफोन पे मरे। तुम्हारे एंड्रॉइड के कैमरे को टक्कर देने के लिए हमारे एप्पल का आईफोन 6 ही काफी है। मिडिल क्लास तो शो ऑफ के चक्कर में पूरे के पूरे बैंकरप्ट होते जा रहे हैं। हाथ में 3 कैमरों वाला फोन होगा और पैरों में नाइकी जॉर्डन के जूते, और घर से बाहर निकलेंगे तो एसयूवी में। और ये सारी की सारी चीजें इन्होंने ईएमआई पर ले रखी होंगी। आपको देखने पर लगेगा कि वाह क्या लाइफस्टाइल है, कितना अमीर आदमी होगा। लेकिन महीने की पहली तारीख को फोन से लेकर गाड़ी तक सबकी ईएमआई चली जाती है, पूरी सैलरी इस पे कट जाती है, और फिर घर का राशन क्रेडिट पे मंगाया जाता है। कभी घरों में चेतक स्कूटर हुआ करता था जिसपे पूरी की पूरी 4 लोगों की फैमिली घूमा करती थी, और आज हालात ये हो गए हैं कि एक हैचबैक कार पर भी लोग सेटिस्फाइड नहीं है। उन्हें चाहिए रोड प्रेजेंस वाली और सनरूफ वाली गाड़ी। भले ही हालात 5 लाख अफोर्ड करने के ना हो, लेकिन शादी ऐसे होगी कि जैसे किसी रॉयल पर्सन की हो। और ये सब किस लिए? सिर्फ शो ऑफ के लिए, कि अपने आस पड़ोस में लोगों को दिखा सके कि हम क्या चीज है। शो ऑफ कल्चर इस लेवल तक पहुंच चुका है कि जेनजी लोग अपनी पूरी सैलरी एक कंसर्ट टिकट पे उड़ा दे रहे हैं, और जो कंसर्ट पे नहीं जा पाते वो इंस्टाग्राम में शो ऑफ करने के लिए इंटरनेट पे फेक वीडियोस खरीदते हैं। वो भी सिर्फ इसीलिए ताकि इंस्टाग्राम में स्टोरी लगा के शो ऑफ कर सके कि वो भी कंसर्ट में गए थे। भले ही सैलरी 20,000 हो, लेकिन शो ऑफ करने के लिए कॉफी स्टारबक्स पे पियेंगे, शॉपिंग जारा पे करेंगे और ट्रैवल उबर पे। और इसी का नतीजा है कि पिछले 4 सालों में क्रेडिट कार्ड का एनपीए 500% से बढ़ चुका है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये शो ऑफ कल्चर कैसे इंडिया के यूथ को एक गरीब जनरेशन बना रहा है। 90s में इंडिया की इकोनॉमी लिबरलाइज हुई, और तभी से इंडिया का पर कैपिटल कंजप्शन भी बढ़ने लगा। और इस चीज के मेनली 2 रीजन थे। एक तो लोगों की इनकम बढ़ने लगी थी, और दूसरी तरफ फॉरेन कंपनीज को, फॉरेन ब्रांड्स को इंडिया में एंट्री मिल चुकी थी। इस मामले में 1996 काफी सिग्निफिकेंट ईयर था, क्योंकि मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज और पिज्जा हट ये सारी इंटरनेशनल फूड चेन्स भारत में एंट्री कर चुकी थी। इंडिया का होम ग्रोन कैफे कॉफी डे भी 1996 में ही खुला था। इसके अलावा सैमसंग, सोनी, एलजी जैसे कंपनीज भी इसी टाइम इंडिया में आई थी। इसके साथ ही ऑटोमोबाइल कंपनीज की बात करें तो हुंडई और होंडा भी इसी टाइम में इंडिया में पॉपुलर हो रही थी। एमटीवी, जिसने इंडिया के यूथ को बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया था, वो भी 90s में ही इंडिया के अंदर आई थी। यानी कि लाइफस्टाइल से रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज थी वो 90s में ही इंडिया के अंदर आने लगी, और इन्हीं सब ब्रांड्स ने इंडिया के इंस्पिरेशन को काफी तेजी से बढ़ा दिया था। वैसे तो इंडियन कल्चर में हवाबाजी बहुत पहले से ही थी, बस डिफरेंस स्केल और एस्पिरेशन में आ गया। अब आप अपने दादा या परदादा के जमाने को देख लो, जब दहेज में साइकिल या रिस्ट वॉच मिल जाती थी तो उसी चीज से काफी रोला जम जाता था। और उससे थोड़ा आगे आएंगे तो स्कूटर दहेज में मिलना काफी बड़ी बात बन जाती थी, और इस टाइम तक शादियां भी काफी सिंपल होती थी। बस फर्क इस बात का होता था कि किसी ने कुछ चंद लोगों को बुलाया और किसी ने पूरे गाँव को खाना खिला दिया। लेकिन इस चीज पर बदलाव तब आया जब 90s में कुछ मूवीज ने शादी को एक बड़े सेलिब्रेशन की तरह दिखा दिया। हल्दी, मेहंदी, संगीत, हर फंक्शन दिखाए जाने लगे, और फिर इसी चीज से इन्फ्लुएंस होकर लोग भी बड़े बड़े शादियां अरेंज करने लगे। लड़के और लड़कियां फिल्म से इंस्पायर होकर लहंगे और कपड़े खरीदने लगे। दहेज में लोगों को गाड़ियां मिलनी शुरू हो गई, और इसके साथ ही फॉरेन ब्रांड्स का क्रेज भी काफी ज्यादा बढ़ने लगा था, फिर चाहे वो कपड़े हो या फिर जूते। और फिर जैसे जैसे लोगों के पास पैसा आता गया, वैसे वैसे इंडिया में स्टेटस का गेम बढ़ता गया। 2000s में लोग शो ऑफ करते थे क्योंकि लोगों के पास नया नया पैसा आ रहा था, मिडिल क्लास एक्सपेंड हो रही थे। ये चीज दिल्ली जैसे शहरों में काफी विजिबल थी, और इसी चीज को काफी ज्यादा फिल्मों में भी दिखाया गया। यहाँ पर लोगों को ब्रांड्स और उनके लोगो से बहुत ज्यादा प्यार था। टी शर्ट पर बड़ा बड़ा गुच्ची लिखा हुआ होता है, शूज पर अरमानी और चश्मे पर प्राडा लिखा हुआ होता है। लेकिन ये सारी चीजें खरीदी गई होती है सरोजनी मार्केट से। जैसे कहते हैं कि
मुंबई में अमीर वही है जो सिंपल और सटल तरीके से दिखता है, लेकिन दिल्ली में इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है, जो जितना अमीर होता है उससे 10 गुना ज्यादा दिखाता है। लेकिन ये चीजें अभी के टाइम में ऑल ओवर इंडिया हो रही है, वो भी सिर्फ सोशल मीडिया वैलिडेशन के लिए। पिछले 10 सालों में इंटरनेट पेनिट्रेशन पूरे इंडिया में बढ़ता गया है और इसके साथ ही पूरा सोशल मीडिया इंडिया में एक्सप्लोड कर चुका है। और इसका नेगेटिव साइड ये हुआ कि इस शो ऑफ गेम में वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो लोग इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते। रिपोर्ट्स के हिसाब से टेक कैटेगरी में प्रीमियम फीचर वाले प्रोडक्ट्स की बात करें तो इसकी ग्रोथ 50% तक है। इसके अलावा एफएमसीजी प्रोडक्ट में प्रीमियम प्रोडक्ट की ग्रोथ नॉर्मल प्रोडक्ट से दुगनी हो चुकी है। ये चीज तो आपने खुद भी अपने आसपास नोटिस की होगी कि आजकल किसी के भी हाथ में देख लो तो आईफोन देखने को मिलता है। सब लोग ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड प्रोडक्ट, इन्हीं सब के क्रेज में पागल हुए जा रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में बिकने वाले सभी आईफोन्स में से 70% आईफोन ईएमआई में बिकते हैं, यानी कि हर 10 में से 7 आईफोन ईएमआई पे बिक रहे हैं। ये रिपोर्ट शो करता है कि एक्चुअल में जो लोग आईफोन खरीद रहे हैं उनमें से 70% तो उसे अफोर्ड भी नहीं कर सकते। लेकिन फाइनेंस पे लिया हुआ आईफोन भी आज लोगों के लिए स्टेटस सिंबल बन रहा है। आपने नोटिस किया होगा कि आज भी सेकेंड हैंड मार्केट पे 7-8 साल पुराने आईफोन्स बिक रहे हैं। इनफैक्ट कई टेक यूट्यूबर्स 2026 में भी आपको आईफोन 10, 11 रिकमेंड करते हैं और लोग काफी शौक से इन पुराने आईफोन्स को खरीद लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ इन लोगों को उसी रेट पे काफी अच्छा एंड्रॉइड फोन मिल सकता है, लेकिन इन लोगों को उस चीज से कोई मतलब नहीं है। उन्हें बस एप्पल का लोगो फ्लॉन्ट करना है, भले ही आईफोन 10 साल पुराना हो। और इसी चीज के लिए बच्चे अपने माँ बाप को कई बार फोर्स करते हैं। ये देखो, ये आंटी कहीं मंदिर के बाहर फूल बेचती है और इनके बच्चे ने आईफोन के जिद में 3 दिन तक खाना नहीं खाया। फूल पत्ती हम बेचीला भैया, ये खाली हमसे 3 दिन से खाना ना खाता। बेचारी ने अपनी पूरी सेविंग्स निकाल दी और इसके बाद उसका बेटा आईफोन खरीदने आया। ऐसे ही एक 18 साल का लड़का अपने पापा से आईफोन का जिद कर रहा था। जब उन्होंने उसे आईफोन दिलाने से मना कर दिया तो उसने कर लिया। सिर्फ एक मोबाइल फोन के लिए लोगों में इतना पागलपन है। आईफोन इतने डिजायरेबल क्यों है पता है? क्योंकि इन फोन्स को एक एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट की तरह मार्केट किया जाता है। शुरू से ही आईफोन को सेलिब्रिटीज और सोसाइटी के एलिट लोग यूज करते हुए आए हैं और इंडिया में तो आपको पता ही है, भले ही अमीर बन ना पाए लेकिन दिखना सबको है। और बिल्कुल ऐसा ही क्रेज आज के दिन में इंडिया में एसयूवीज के साथ चल रहा है। इंडिया में लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 4.3 मिलियन कार्स बिकी है, जिसमें सबसे ज्यादा एसयूवी बिक रही थी। इनफैक्ट टॉप सेलिंग कार्स में से टॉप 5 में से टॉप 4 में एसयूवीज है। महिंद्रा जो कि एसयूवीज ही बनाती है, उनकी मंथली सेल्स में 28% की ग्रोथ आई है। थार, क्रेटा, नेक्सॉन, सेल्टोस, पंच, ब्रेजा और स्कॉर्पियो कंसिस्टेंटली हाई वॉल्यूम पे बिक रही है। इतनी की मारुति ने K10 और एस्प्रेसो जैसी कार्स की प्रोडक्शन ही बंद कर दी। एसयूवीज की पॉपुलैरिटी का रीजन ये नहीं है कि इंडियंस की इनकम बहुत तेजी से बढ़ रही है, बल्कि असलियत देखो तो कार कंपनीज अपनी पूरी इन्वेंटरी ही नहीं निकाल पा रही। मासेस में एसयूवी का क्रेज इतना ज्यादा हो गया है कि स्पेशली इंडिया के लिए कॉम्पैक्ट एसयूवी बनानी पड़ रही है, यानी कि एसयूवी जैसी दिखने वाली कार्स जो बजट में आ सके, जैसे कि टाटा की पंच, किया सोनेट और हुंडई की वेन्यू। एसयूवी खरीदने वाले लोग काफी बार रीजंस देते हैं कि रोड की कंडीशन काफी खराब है और इसीलिए वो हाई ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं। लेकिन रियलिटी में उन्हें चाहिए रोड प्रेजेंस, यानी कि जब वो घर से गाड़ी लेकर निकले तो दूर दूर तक दिखना चाहिए कि कोई बड़ा गाड़ी लेके आया है, यानी कि टोटल शो ऑफ। जहां साल के 8 महीने गाड़ी गर्मी में पड़ी रहती है, वहां लोगों को सनरूफ चाहिए और ये भी शो ऑफ वाली मेंटालिटी का ही नतीजा है। ऐसा ही एक क्रेज जेंजीज में स्नीकर्स को लेकर हो गया है। इंडिया में पिछले कुछ सालों में स्ट्रीट वेयर काफी पॉपुलर हो गया है, यानी कि स्नीकर्स और जेंजी एस्थेटिक्स। आपको शायद सुनकर शौक लगे, लेकिन कुछ लोग स्नीकर्स भी ईएमआई पे खरीद रहे हैं। ये कोई 1000-2000 वाले स्नीकर्स नहीं होते, बल्कि ये नाइकी, एडिडास और न्यू बैलेंस जैसी कंपनियों के ओरिजिनल स्नीकर्स होते हैं, जिनका की स्टार्टिंग प्राइस ही 10,000 से होती है। और इसके बाद आते हैं स्पेशल एडिशन वाले स्नीकर्स जो लाख और 1.5 लाख रुपए तक जाते हैं। अब कुछ लोगों के लिए तो स्नीकर्स कलेक्ट करना एक शौक होता है, लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ शो ऑफ के चक्कर में इतने महंगे महंगे स्नीकर्स खरीद लेते हैं। 80,000 के शूज है, 80,000 के। तेरा घर जाएगा इसमें, तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा। शूज देख,
आप अपने शहर के किसी ऐसे जगह पर चले जाओ जहाँ पर ज्यादातर यंग क्राउड आता है। उनमें से ज्यादातर के पैरों में नाइकी के एयर जॉर्डन ही पहने दिखाई देंगे और बाकियों के में न्यू बैलेंस के स्नीकर्स, जो कि एक्चुअल में फर्स्ट कॉपी रहते हैं, जिनकी फर्स्ट कॉपी भी 3-4 हजार रुपए की रहती है। और ये लोग खराब क्वालिटी की फर्स्ट कॉपी के लिए सिर्फ ब्रांड लोगों के लिए इतने पैसे खर्च कर देते हैं। इंटरेस्टिंग चीज तो ये है कि इनको पहनने के बाद कोई अलग तो दिखता नहीं है और ना ही ये कोई इतनी एक्सक्लूसिव चीजें हैं। और 95% लोग ओरिजिनल शूज और इसकी कॉपी में कोई डिफरेंस नहीं पता कर सकते, क्योंकि ये ट्रेंड है, लोग पहन रहे हैं तो हमको भी पहनना है। इससे भी एक डम ट्रेंड चला है फेक कंसर्ट की स्टोरीज का। आपने देखा होगा कि पिछले सालों में कई सारे इंटरनेशनल आर्टिस्ट इंडिया में आए हैं और अहमदाबाद और मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में इन्होंने अपने कंसर्ट करे हैं, जैसे कि कोल्डप्ले, डुआ लिपा, एड शेरिन, ऐसे कई सारे कॉन्सर्ट्स। इन लोगों ने इंडिया में बड़े बड़े स्टेडियम सेल आउट कर दिए और इन लोगों के कंसर्ट में जाने वाले कई लोगों को तो इनके गाने तक पता नहीं होते। जब कोल्डप्ले की कंसर्ट की वीडियोस इंटरनेट पे आई तो सारा डेड क्राउड था। ज्यादातर लोग इनके गाने उस कंसर्ट पे गा ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो सिर्फ वहाँ पर कूल दिखने के लिए गए थे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ सोशल मीडिया पर सुना था कि कोल्डप्ले नाम का कोई बैंड आ रहा है और हमें उन्हें देखने के लिए जाना है। बाकी ये देख लो, इनके कंसर्ट के 20-30 हजार रुपए के टिकट लेने वाले लोग इनके बैंड के मेंबर्स के नाम तक नहीं बता पा रहे। So are you a Coldplay fan? Definitely. Yeah, of course. I mean, Coldplay is love. I'm a big Coldplay fan. Of course, yes. Yes. Name any 2 members from Coldplay. चल Coldplay के 2 मेंबर का नाम बता। यार ये क्या पूछते हैं यार लोग। एक मेंबर बता दे Coldplay का, चल 2 एक बता दे। एडम है। Chris Brown. Yeah, Chris Brown. That's all I know. मरून 5 के कंसर्ट के टाइम में ये पता चला कि इंस्टाग्राम में ऐसे भी कुछ अकाउंट्स है जो पैसे लेकर कंसर्ट की स्टोरीज में आपको टैग कर देंगे। यानी कि किसी लड़की या लड़के का फेक अकाउंट होगा, उसने कंसर्ट की स्टोरीज अपने अकाउंट पर डाली होगी और फिर उस पर आप टैग होगे और फिर उस चीज को आप शेयर करके अपने फॉलोअर्स को ये फ्लेक्स कर सको। आप उस कंसर्ट में गए थे जिसकी टिकट भी हजारों रुपए है। मतलब ये कि आप पूरे हफ्ते घर पर बैठकर खुद को कोसते रहे कि मैं उस कोल्डप्ले के कंसर्ट पर नहीं जा पाया, और फिर पैसे देकर स्टोरीज लगाकर दूसरों को जला रहे हो कि देखा मैं कोल्डप्ले के कंसर्ट पे जाके आया हूँ। और ये सर्विस सिर्फ कंसर्ट के लिए नहीं, बल्कि आपको अगर अपनी फेक लाइफस्टाइल दिखानी हो तो ऐसे ऐसे अकाउंट्स आपको स्टोरीज पर टैग कर देंगे, जैसे कि स्टारबक्स जैसे हाई एंड कैफे होंगे और ऐसा लगेगा कि कोई लड़की या लड़का आपके साथ डेट पे गया हुआ है। इंडिया में इस लेवल पर शो ऑफ किए जाते हैं। ऐसे ही आपने नोटिस किया होगा कि प्री वेडिंग फोटोज और वीडियोस का ट्रेंड चल रहा है। इसके लिए भी लोगों ने फेक सेट्स पर जाकर वीडियोस बनानी शुरू कर दी है, ताकि ऐसा लगे कि उन्होंने उदयपुर जाकर फोटो शूट कराया है या फिर किसी फॉरेन कंट्री जाकर, जबकि ये शूट्स स्टूडियोज के अंदर होता है। जिस तरीके से फिल्म शूट किया जाता है, ऐसे कई सारे स्टूडियोज होते हैं जहाँ पे थीम के अकॉर्डिंग बैकड्रॉप्स लगे हुए होते हैं। आप चूज कर सकते हो कि आपको कैसा बैकड्रॉप चाहिए, यूरोप, बाली, ग्रीस, उदयपुर या फिर किसी पेंट हाउस का बैकड्रॉप चाहिए। जैसा एस्थेटिक आपको चाहिए बिल्कुल वैसा ही ये लोग बनाकर दे देते हैं। वैसे भी शादियां लोग लोन्स लेकर कर रहे थे और इसके ऊपर एक और खर्चा जुड़ चुका है सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। इतना ही नहीं, आजकल तो लोग पैसा उधार लेकर ट्रिप्स पर जा रहे हैं। जब कभी सोशल मीडिया पर देखो हर कोई ट्रिप्स पे जा रहा है और इसकी वजह से फोमो की फीलिंग क्रिएट हो रही है और इसी चीज की वजह से भले ही लोन लेकर उधार लेकर लेकिन घूमने जाना है। और यही वो वजह है कि लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी की बहुत ज्यादा जरूरत है। लोग क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं बिना ये जाने कि इस पर ईयरली कितना इंटरेस्ट देना होगा, पेमेंट मिस हो जाए तो कितना फाइन लग सकता है और इसका सिविल स्कोर पर क्या असर पड़ता है। आरबीआई के रिपोर्ट के हिसाब से पिछले एक साल में क्रेडिट कार्ड के डिफॉल्टर्स में 28% की ग्रोथ हुई है। 2020 से 2024 के बीच में क्रेडिट कार्ड के एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी कि ऐसे लोन जो कि बैंक को लगता है कि अब रिकवर नहीं हो पाएंगे 500% से बढ़े हैं। और इसका एक रीजन है रेकलेस कंज्यूमर स्पेंडिंग। एक फेक लाइफस्टाइल प्रोजेक्ट करने के चक्कर में लोगों की स्पेंडिंग इतनी बढ़ चुकी है कि एक अच्छी खासी सैलरी कमाने वाले लोग भी थोड़े से भी पैसे सेविंग नहीं कर पा रहे हैं। लोगों को पता ही नहीं होता कि उनकी सैलरी कब आई और कब खत्म हो गई। कुछ स्टेप्स हैं जिनको लेकर आप अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल बना सकते हो। सबसे पहले तो सरकार को कंज्यूमर्स लोन को रेगुलेट कर देना चाहिए। इंडिया में स्मॉल लोन्स बड़े इजीली मिल जाते हैं। दुनिया भर की एप्स हैं जो आपको लोन दे रही होती हैं। आपको नहीं भी चाहिए तो दिन में 10 बार फोन करके पूछती हैं, सर कोई पर्सनल लोन चाहिए, अगर नहीं भी चाहिए तो फ्यूचर के लिए ले लो। हर रोज ऐसे कंपनीज के 10 मैसेजेस आपके फोन में
आ जाते हैं और बहुत से लोग बिना देखे समझे ऐसे लोन्स ले लेते हैं और बाद में कंपनी उनसे इंटरेस्ट निचोड़ लेती है। दूसरी चीज आपने नोटिस किया होगा कि रिलायंस डिजिटल और क्रोमा जैसे स्टोर्स आपको महंगे से महंगा प्रोडक्ट फाइनेंस पे दे देते हैं। वैसे तो ये चीजें अच्छी भी है, जो लोग एकदम से पेमेंट नहीं कर सकते उन लोगों को EMI का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन कोई भी इंसान जरूरत से बढ़कर आईफोन ले रहा है, बड़ी सी बड़ी SUV EMI पे ले रहे हैं। अब फाइनेंस कंपनियों को तो इंटरेस्ट मिल जाता है, लेकिन इस चीज को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट को भी स्टेप्स लेने चाहिए, क्योंकि मोस्टली ऐसे लोन्स डिफॉल्ट हो जाते हैं और इस चीज से बैंक का तो घाटा होता ही है और इसके साथ ही NPA क्राइसिस भी क्रिएट होती है। इंडिविजुअल लेवल पर आपको कोई क्रेडिट कार्ड या लोन लेने से पहले उसके टर्म्स और कंडीशंस को अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। देखो और समझो कि कितना इंटरेस्ट इस पर चार्ज किया जा रहा है, और उससे भी पहले आप ये सोचो कि जो चीज आप EMI पे खरीद रहे हो क्या सच में आपको उस चीज की जरूरत है या फिर किसी से इन्फ्लुएंस होकर आप इस चीज को खरीद रहे हो। बहुत से लोग इम्पल्स बाइंग के शिकार हो जाते हैं, यानी कि कुछ चीज उनको खरीदने का दिल करता है और वो झट से उस चीज को खरीद लेते हैं। इस चीज से बचने का एक सिंपल तरीका है, जितना हो सके अपने डिसीजन को पोस्टपोन कर दो। अगर आपको लगता है कि मुझे ये चीज खरीदना है तो कुछ दिन रुक के देखो, क्या पता सच में आपको उस चीज की जरूरत ही ना हो और कुछ दिनों के बाद आप अपना डिसीजन ही चेंज कर दो। इसके अलावा आपकी जो भी बड़ी परचेज है उसको खरीदने के लिए सेल का वेट करो। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होगा कि आपका प्लान ही कैंसिल हो जाएगा या फिर आपको एक अच्छी डील मिल जाएगी। अगर आप उन लोगों में से हो जिनको ये पता नहीं चलता कि मेरी सैलरी कब निकल गई, तो आप अपनी स्पेंडिंग को ट्रैक करके रखो, उन सब चीजों को लिख के रखो, एक छोटी सी छोटी परचेज को डायरी में नोट करके रखो, ताकि मंथ के एंडिंग में आपको पता चल सके कि आपके पैसे कहाँ खर्च हुए। आप ऐसा करने के बाद कुछ हफ्ते या महीने के बाद एनालिसिस कर लोगे कि आपका खर्चा कहाँ पर ज्यादा हो रहा है। और इसके साथ ही आखिरी मेजर है खुद को दूसरे के साथ कंपेयर करना। आप अपने आप को सोशल मीडिया में दिख रहे लोगों के साथ कंपेयर करना बंद कर दो, क्योंकि 90% चांसेस होते हैं कि सोशल मीडिया में जो भी कुछ दिखाया जाता है, जो भी कुछ देखते हो आप, वो सब चीज नकली होता है, यानी कि फेक होता है। अपने आप को किसी दूसरे के साथ कंपेयर करने के चक्कर में, उनसे बेटर दिखाने के चक्कर में अपने फाइनेंस को कभी भी खराब नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और ऐसे ही टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू सब्सक्राइब।